बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। मेरी बुक में ये चैप्टर नंबर 8, जबकि आई कैप स्टडी टेक्स्ट में चैप्टर नंबर 6। डिस्काउंटेड कैश फ्लोज में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले जो टॉपिक वो है हमारे पास एन्युइटीज। एन्युइटी में बेसिकली इससे पहले हम लोगों ने जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े उसमें एक सिंगल अमाउंट होती थी एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड, और उसी सिंगल अमाउंट को हम लोग फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया करते थे। मतलब सीक्वेंस ऑफ पेमेंट्स नहीं होता था, या अगर कोई सीक्वेंस ऑफ पेमेंट हम लोगों ने पढ़ा भी तो उसमें अमाउंट्स एक जैसी नहीं होती थी, या फिर टाइम ड्यूरेशन में डिफरेंस होता था। तो उनकी प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यूज को फाइंड करना हम लोगों ने सीख लिया था। यहां पर ये होता है सबसे पहली चीज कि सीक्वेंस ऑफ पेमेंट्स होता है, सीरीज ऑफ पेमेंट्स, सीक्वेंस ऑफ पेमेंट्स। और ये सीक्वेंस ऑफ पेमेंट रेगुलर टाइम इंटरवल पर होता है। मींस दैट ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी अमाउंट पे कर दो। एक तो सीक्वेंस ऑफ पेमेंट है लेकिन सेम अमाउंट के साथ, और रेगुलर इंटरवल के बाद। मतलब अगर मंथली बेसिस पर है तो फिर मंथली बेसिस पर ही चलता रहेगा, अगर सेमी एनुअल बेसिस पर है तो फिर सेमी एनुअल बेसिस पर ही चलता रहेगा। एनुअल बेसिस है तो हर साल के एंड पर या हर साल के स्टार्ट पर वो पेमेंट आपको करनी होगी। क्वार्टरली है तो हर क्वार्टर के एंड या स्टार्ट पर आपको वो पेमेंट करनी होगी। तो रेगुलर टाइम इंटरवल। इंटरवल। और इसमें हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट यूज होता है। ये एन्युइटी की बेसिकली प्रॉपर्टीज होती हैं कि टाइम भी डिफाइन होता है, इसके अंदर डिफाइंड टाइम होता है, और हम लोग सीक्वेंस ऑफ पेमेंट्स कर रहे होते हैं। इसको हम लोग कहते रहते हैं सीक्वेंस ऑफ पेमेंट्स को रेंटल्स। सीक्वेंस ऑफ पेमेंट्स को रेंटल, ये आप ऐसे समझ लें जैसे आप इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज लेते हैं। सपोज आप लोगों ने एक अपना मोबाइल इंस्टॉलमेंट पे लिया। आपका मोबाइल था 50,000 रुपए का, आपके पास 50,000 रुपीज एट दैट टाइम नहीं थे। उन्होंने कहा कि आप हमें 10,000 रुपये एडवांस में पे करवाएं। वो जो एडवांस में आप पे करोगे वो कहलाएगी डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट आपके रेंटल से डिफरेंट हो सकती है, कोई मसला नहीं है। लेकिन साथ में उन्होंने कह दिया कि भाई 1 साल तक आपने हमें 5-5 हजार रुपए की इंस्टॉलमेंट देनी है। 1 साल तक पर मंथ 5-5 हजार रुपए की इंस्टॉलमेंट देनी है। तो वो जो 5,000 रुपीज आप हर महीने पे कर रहे हो वो रेंटल है। अब देखो, टाइम इंटरवल एक तो डिफाइन हो गया टाइम कि ये रेंटल आप लोगों ने 5 साल तक पे करनी है, सॉरी 1 साल तक पे करना है, और हर महीने करना है। तो टाइम इंटरवल सेम रखा हुआ है, चेंज नहीं कर रहे। जब आपके पास अमाउंट्स सेम हो और टाइम इंटरवल सेम हो तो एन्युटी बनेगा, अदरवाइज एन्युटी नहीं। मतलब अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल दूं आप लोगों को समझाने के लिए, कि मैंने यहां पर एक टाइमलाइन बनाई। ये जीरो टाइम ड्यूरेशन हमारे पास, यहां पर हमारे पास ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और ये फिफ्थ ईयर। ये मैंने टाइम मेंशन कर दिया। अच्छा, अब क्या हुआ कि मुझे पता था कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मैंने अमाउंट पे कर दी 2,000 रुपीज। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर मैंने अमाउंट पे कर दी 3,000 रुपीज। थर्ड ईयर में मैंने कोई अमाउंट भी पे नहीं की, जबकि फोर्थ ईयर में जाकर मैंने जाकर 4,000 रुपीज पे कर दी, और फिफ्थ ईयर में जाकर मैंने 2,000 रुपीज मजीद पे कर दी। कोई एन्युटी नहीं है।
ऑल राइट, इसको एन्युटी के मुताबिक नहीं लेके चलेंगे। अब अगर आप लोग देखें, एक तो टाइम इंटरवल सेम नहीं है कि फर्स्ट ईयर में पे किया, सेकंड में पे किया, थर्ड में पे ही नहीं किया, फिर फोर्थ और फिफ्थ में पे कर दिया, दूसरा अमाउंट सेम नहीं है। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब क्या है, हर अमाउंट को अलग अलग डील करना पड़ेगा। मतलब अगर आपने इस क्वेश्चन में या तो प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी होगी या फ्यूचर वैल्यू, ऐसे ही है ना। तो अगर यहां पर आपने प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी हो तो आपको ये 2000 इधर लेकर आना पड़ेगा, ये 3000 इधर लेकर आना पड़ेगा, एक्स तो कुछ अमाउंट है ही नहीं, ये 4000 भी आप इधर लेकर आएंगे, और यहां से ये 2000 भी आप इधर लेकर आएंगे जीरो टाइम ड्यूरेशन पर, हर अमाउंट को अलग अलग। और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने पहले सॉल्व किए होंगे। इसी तरह अगर आपने फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है तो जो सी टाइम ड्यूरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, ये तमाम वैल्यूज वहां पे चली जाएंगी थ्रू कंपाउंडिंग प्रोसेस, कंपाउंडिंग फैक्टर लग जाएंगे। जीरो पर आ रहे थे तो डिस्काउंटिंग आपके पास लग जाने थे। ये बात क्लियर हो गई। तो ये किसी किस्म की एन्युटी नहीं है। अगर इसकी प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी होती तो चलिए हम यहां पे करके दे देते हैं। जल्दी से जरा इक्वेशन बनाइएगा। प्रिंसिपल अमाउंट एट अ रेट ऑफ, हम लोग यहाँ पे रेट सपोज करने जा रहे हैं 10%, और कंपाउंडिंग एनुअली। तो इसकी प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास बनेगी कुछ इस तरह से, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 2000 इंटू 1 प्लस 10% रेज टू पावर -1 प्लस 3000 इंटू 1 प्लस 10% रेज टू पावर -2 प्लस 4000 इंटू 1 प्लस 10% रेज टू पावर -4 प्लस 2000 इंटू 1 प्लस 10% रेज टू पावर माइनस। तो यहां से आपके पास आ जानी है इसकी प्रिंसिपल अमाउंट, एंड द प्रिंसिपल अमाउंट इज 8271। ऑल राइट। अच्छा, अब देखिए, अगर इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी होती है एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर, अगर फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी होती है एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर, तो मेरे पास यहां से ये 2000 इंटू 1 प्लस 10% रेज टू पावर 4, 1 से 5 तक जाएंगे, 4 प्लस 3000 इंटू 1 प्लस 10% रेज टू पावर 3 प्लस 4000 1 प्लस 10% रेज टू पावर 1 प्लस 2000, और इसके साथ कोई कंपाउंडिंग फैक्टर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी फिफ्थ ईयर पे मौजूद है। इनको जाके ऐड करें तो फ्यूचर वैल्यू आपके पास बनेगी ये, इसकी फ्यूचर वैल्यू बन जाएगी। तो एन्युटी समझाने से पहले, एन्युटी तो हम लोगों ने इन डिटेल जाके डिस्कस करनी है, लेकिन एन्युटी समझाने से पहले अगर हमारे पास मल्टीपल कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लोज हो, तो हम लोगों ने ये सीखा कि अगर डिफरेंट अमाउंट्स के कैश इनफ्लोज या कैश आउटफ्लोज हैं, मतलब अगर मैं पे कर रहा हूं या मैं रिसीव कर रहा हूं, तो उनकी प्रिंसिपल या फ्यूचर वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी। तो हर कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को अलग अलग डील करना है। ऑलराइट, अब चलते हैं हम लोग एन्युटी के कॉन्सेप्ट की तरफ कि एन्युटी हमारे पास क्या होगा। एन्युटी के लिए दो कंडीशंस मस्ट हैं, एक ये कि आपके पास अमाउंट सेम हो, और दूसरा रेगुलर टाइम इंटरवल होना चाहिए। अब इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हम लोग यहां पर एक टाइमलाइन बनाते हैं। ये चीजें टाइमलाइन से आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी। जीरो टाइम ड्यूरेशन, 1 ईयर, 2, 3, 4,
एंड 5। जी, नीचे इस टाइमलाइन के नीचे मैं टाइम लिखा करता हूँ, और ये टाइम वैसे इन मंथ्स भी हो सकता था अगर हमारे रेंटल्स मंथ्स में होते, लेकिन फर्स्ट फर्स्ट कॉन्सेप्ट है तो हम लोग इसको पर ईयर के हिसाब से लेके चल रहे हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि मैंने बैंक में डिपॉजिट किया। अच्छा, क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलावा क्वेश्चन की स्टोरी को भी जरा अच्छे तरीके से सुन लिया करो। मैंने बैंक में ना अमाउंट डिपॉजिट की, और मैंने 2000 रुपीज पर ईयर के हिसाब से मैं डिपॉजिट कर रहा हूं। 2000 रुपीज पर ईयर के हिसाब से मैं डिपॉजिट कर रहा हूं, लेकिन वो डिपॉजिट एट द एंड ऑफ ईच ईयर करता हूं। मतलब आज जाके मैंने बैंक वालों से बात की, उनके साथ एग्रीमेंट साइन हो गया, मैंने उनको पहली इंस्टॉलमेंट अभी नहीं पे की, मैंने उन्हें कहा कि हर साल के एंड पर मैं आपको 2-2000 रुपए दूंगा अगले 5 साल तक। ऑल राइट, तो ये सिचुएशन कुछ यूं बन जाएगी। हर साल, अब जहां पे 1 लिखा हुआ है ना, इट मींस दैट एंड ऑफ ईयर 1 एंड स्टार्ट ऑफ ईयर 2। ओके, इसी तरह यहां पे 3rd ईयर के एंड पर, 4th ईयर के एंड पर, और 5th ईयर के एंड पर। अब अगर यहां पर आप गौर करें ना, टाइम इंटरवल सेम है, हर साल के बाद पेमेंट कर रहा हूं। दूसरा, जो मैं इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूं वो इक्वल अमाउंट की है। अब यहां पर हर अमाउंट को अलग अलग लेकर जाओ तब भी आंसर सेम है, कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है एन्युटी। इसको एन्युटी के जरिए जाकर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग इधर भी अज्यूम कर लेंगे एट अ रेट ऑफ 10%। अब ये बात याद रखिएगा, एन्युटी में हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट यूज होता है। जब भी सीक्वेंस ऑफ पेमेंट आ जाए, सीरीज ऑफ पेमेंट्स आ जाए, याद रखना कि कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं यूज होना है। और कंपाउंड इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग वही होगी जो इंस्टॉलमेंट्स की टाइम ड्यूरेशन है, जो इंस्टॉलमेंट्स का टाइम इंटरवल है। अगर इंस्टॉलमेंट्स हैं पर ईयर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडिंग एनुअल। अगर इंस्टॉलमेंट्स हैं क्वार्टरली तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडिंग क्वार्टरली। अगर है ये मंथली, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडिंग मंथली। ऑलराइट। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि ये सेम सेम ना हो, कि आपको इंस्टॉलमेंट्स दे दी क्वार्टरली बेसिस पर, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे दिया क्वार्टरली के अलावा कोई भी और कंपाउंडिंग, सेमी एनुअल दे दी, एनुअल दे दी, मंथली दे दी। आप नहीं यूज कर सकते, आप उस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते। तो अब इस सिचुएशन में आप इंस्टॉलमेंट को नहीं बदल सकते। रेट के लिए इक्विवेलेंट रेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था आप लोगों ने, इक्विवेलेंट रेट फाइंड करोगे। सपोज आपको गिवन है कंपाउंडिंग सेमी एनुअल, जबकि आपके जो रेंटल्स हैं वो है कंपाउंडिंग क्वार्टरली, तो रेट कौन सा होना चाहिए था? क्वार्टरली। तो कंपाउंडिंग सेमी एनुअल को कंपाउंडिंग क्वार्टरली में कन्वर्ट करोगे थ्रू इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसका फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। ऐसे क्वेश्चन वैसे बहुत कम होते हैं जिसमें रेट की कंपाउंडिंग और रेंटल डिफरेंट डिफरेंट हो, बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन चांसेस हैं। तो वो क्वेश्चन आपको जरूर हो आना चाहिए। तो इक्विवेलेंट रेट का मैंने आपको फार्मूला बताया था 1/R1 M1। ये इक्विवेलेंट रेट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बेसिकली एन्युटी पर अप्लाई होता है। ओके, सेल्फ टेस्ट सॉल्व करते हुए ये क्वेश्चन आ गया था, तो वहां पर मैंने आप लोगों को ये फार्मूला बता दिया था, लेकिन जहां पर एक मतलब फिर से बता रहे हैं, ये है इक्विवेलेंट रेट का फार्मूला। और ये कब यूज करना है आप लोगों ने? जब रेंटल्स का टाइम ड्यूरेशन कुछ और हो और रेट की कंपाउंडिंग कुछ और हो, तो आपने रेट की कंपाउंडिंग को रेंटल्स के टाइम पीरियड के मुताबिक लेकर आना है, सेम कंपाउंडिंग रखनी है जो रेंटल्स की हो। तो उसके लिए आप लोगों ने इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब एक सिचुएशन आपके पास ये आ गई, नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है?
ये देखें, ये कुछ इस तरह से भी सिचुएशन हमारे पास बन सकती है। ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर। अच्छा, सेम है कि मैंने 2000 रुपीज आके डिपॉजिट करवाने हैं बैंक में, लेकिन जिस दिन मैं एग्रीमेंट के लिए गया उसी दिन मैं अपना पहला रेंटल पे करके आ गया। अब मैंने साल के एंड पे नहीं जा रहा, मैं हर साल के स्टार्ट में अपना रेंटल पे करने जा रहा हूं। तो फर्स्ट ईयर का रेंटल मैं यहीं पे कर दूंगा, 0 टाइम ड्यूरेशन। ओके, तो नेक्स्ट ईयर का रेंटल यहां। अब ये एंड ऑफ ईयर 1 नहीं है, ये बेसिकली स्टार्ट ऑफ ईयर 2 है। क्लियर? यहां पर अगले 5 साल के लिए मैंने यही काम करना था, तो फिफ्थ ईयर के एंड पर कुछ नहीं पे करना, और सिक्स्थ ईयर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। ऑल राइट। अब अगर आप लोग गौर करें ना, दोनों सिचुएशन में सिर्फ फर्क किस चीज का आ रहा है कि एक के अंदर जो मैं पहला रेंटल पे कर रहा हूं ना, वो टाइम पीरियड के एंड पे कर रहा हूं। ये ईयर भी हो सकता है, ये क्वार्टर भी, सेमी एनुअल, कुछ भी, मतलब टाइम पीरियड के एंड पे कर रहा हूं। और दूसरी सिचुएशन में मैं उस टाइम पीरियड के स्टार्ट में रेंटल पे कर रहा हूं। ऐसे ही है ना? अब फर्क आप लोग देखो, दोनों में 2-2 हजार है, दोनों में 5-5 साल का एग्रीमेंट है। फर्स्ट रेंटल में डिफरेंस आ रहा है कि फर्स्ट सिचुएशन के अंदर 0 टाइम ड्यूरेशन पे कोई रेंटल नहीं है, पहला रेंटल एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर है। लेकिन अगर लास्ट रेंटल को देखो, तो फर्स्ट सिचुएशन में लास्ट रेंटल 5 साल के एंड पर है, 31 दिसंबर ईयर 5 पर है। जबकि सेकंड सिचुएशन में जो लास्ट रेंटल है वो फिफ्थ ईयर की फर्स्ट डेट को है, 1 जनवरी ईयर 5 को। ओके, तो आपके वो रेंटल 1 साल पहले खत्म हो जाते हैं। और यहां पे क्या बेनिफिट है, रेंटल 1 साल बाद शुरू होते हैं। ये बात समझ आ गई? सिर्फ इतने से फर्क से आपकी फ्यूचर और प्रेजेंट वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ये फर्क पहले आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में सबसे पहली चीज जो आप लोगों ने आइडेंटिफाई करनी है, क्या सीक्वेंस ऑफ पेमेंट है, क्या रेगुलर टाइम इंटरवल है। अगर इन दोनों का आंसर मिले यस, मींस दैट एन्युटी है। अगर एन्युटी है तो फिर ये सोचना है रेंटल कौन से टाइम पीरियड पे है, एट द स्टार्ट या एट द एंड। ऑलराइट, इसने आपको बताना होता है कि बेसिकली एन्युटी है कौन सी। मेरे पास एन्युटी की दो बेसिक टाइप्स हैं। एक कहलाती है ऑर्डिनरी एन्युटी, और दूसरी कहलाती है एन्युटी ड्यू। ऑर्डिनरी एन्युटी एंड एन्युटी ड्यू मैंने जिस तरह से लिखा है वैसे ही कहलाती है। मतलब अगर आपके पास रेंटल एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड है तो ऑर्डिनरी एन्युटी, और अगर रेंटल एट द स्टार्ट ऑफ टाइम पीरियड है तो एन्युटी ड्यू कहलाए। ऑलराइट, ऑर्डिनरी एन्युटी में रेंटल्स आर पेड at the end of time period, and in annuity due rentals are paid at the start of time period।
इसके लिए जो बाकी वर्ड यूज किए जाते हैं वो रेंटल्स आर पेड इमीडिएटली। नाउ फ्रॉम द प्रिंसिपल अमाउंट, ये क्लू वर्ड्स हैं कि अगर ये वर्ड्स आ जाएं तो समझ लेना कि हमारे पास एन्युटी ड्यू है। फ्रॉम द प्रिंसिपल मतलब स्टार्ट की जगह पर अगर ये वाले वर्ड्स भी यूज कर दे तो एन्युटी ड्यू बन जाएगी। फ्रॉम द प्रिंसिपल अमाउंट, ऑल राइट। इमीडिएटली मतलब अभी बस पहले रेंटल पे करके जाओ तो जीरो टाइम ड्यूरेशन पे ही खड़े होते हैं। नाउ अभी अभी पे करो फ्रॉम द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमेशा जीरो टाइम ड्यूरेशन की वैल्यू होती है, उसी में से पे करोगे। लेकिन बेटा कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें हमें खुद से, वैसे तो क्वेश्चन में आपको बता रेंटल्स आर पेड एट द स्टार्ट ऑफ टाइम पीरियड एट द एंड ऑफ द क्वार्टर या इस किस्म की बात जरूर बताएगा। इन केस क्वेश्चन साइलेंट है तो आपने उसकी सिचुएशन को देखना है। अब जैसा कि अगर मुझसे ये कहा जाए मैं एक लोन लेने गया बैंक में, बैंक से मैंने 1 लाख रुपए का लोन ले लिया, जीरो टाइम ड्यूरेशन की वैल्यू होगी। एम आई राइट? आपकी लोन की अमाउंट और आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा जीरो टाइम ड्यूरेशन की वैल्यूज होती हैं। भाई आज इन्वेस्टमेंट करोगे तो बाद में रिटर्न मिलेगा, आज लोन लोगे तो फ्यूचर में पे करोगे। लेकिन इससे पहले हम लोग पढ़ते थे कि आज अगर मैंने लोन ले लिया 1 लाख रुपए का, मैं बैंक वालों से कहता था भाई 5 साल के बाद आपको टोटल अमाउंट पे कर दूंगा। ऐसे ही था ना? आज क्या डिफरेंस है? आज मैं बैंक वालों से कह रहा हूं कि भाई मुझे 1 लाख रुपए का लोन दे दो, मैं तुम्हें अगले 5 साल तक एनुअल बेसिस पे इंस्टॉलमेंट पे करता रहूंगा, या क्वार्टरली बेसिस पे इंस्टॉलमेंट कर दूंगा, मंथली बेसिस पे इंस्टॉलमेंट कर दूंगा, वो आप पे डिपेंड करता है। तो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट वैसी डिटरमिन हो जाती है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, इज इट पॉसिबल कि मैं लोन लेते साथ उसे वहां से 5,000 रुपये निकाल के दूं, ये लो यार ये लोन रिटर्न करने की पहली इंस्टॉलमेंट? नहीं, हमेशा टाइम पीरियड के एंड पे जाके दूंगा। तो लोन की जो इंस्टॉलमेंट्स होंगी हमेशा ऑर्डिनरी को फॉलो करती हैं। इसी तरह से अगर मैंने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की है और उन्होंने हमसे कहा कि भाई आप इन्वेस्टमेंट करें, हम आपको 10% रिटर्न देंगे, और मैंने 1 लाख रुपया उसे दे दिया, फिर मैं उसके मुंह की तरफ देख रहा हूँ भाई निकालना 10,000 का रिटर्न, इज इट पॉसिबल कि मैं इन्वेस्टमेंट करते साथ मुझे रिटर्न मिल जाए? नहीं, रिटर्न के लिए टाइम पीरियड का वेट करना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द पीरियड जाकर मुझे रिटर्न मिलना है उसके ऊपर, ऑल राइट? तो हमेशा ऑर्डिनरी चले जाएगी। अच्छा, क्या मुझे कोई ऐसी एग्जांपल दे सकते हो जो एन्युटी हो लेकिन ड्यू हो? एन्युटी हो लेकिन ड्यू हो। आप हॉस्टल्स में रहते हो, हॉस्टल के ड्यूज पे करते हो, पर मंथ पे करते हो, सेम अमाउंट पे करते हो, अमाउंट इक्वल, टाइम ड्यूरेशन इक्वल, ठीक है? कब पे करते हो? स्टार्ट ऑफ द मंथ पे करते हो। मतलब अगर आपने फैब में पे किया है तो वो जनवरी के लिए नहीं पे किया, वो फैब के लिए पे किया है, तो स्टार्ट ऑफ द मंथ एन्युटी ड्यू है। ओके। अच्छा, अभी कॉलेज में तो आप लोग फी लमसम में पे कर देते हो ना, लेकिन चले स्कूल में जो छोटे बहन भाई स्कूल में जाते हैं उनकी पर मंथ फी पे करते हो, सेम होती है, मंथली बेसिस पर होती है, स्टार्ट या एंड? स्टार्ट ऑफ द पीरियड। हमें सैलरी मिलती है मंथली बेसिस पे मिलती है, सेम अमाउंट मिलती है। हम फ्यूचर में जाके चेंज भी आ सकता है, वो भी हम लोग देखेंगे कि कुछ अरसे के लिए सेम अमाउंट थी लेकिन रिमेनिंग टाइम के लिए डिफरेंट अमाउंट आ गई, वो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए देखो, अगर मैं सपोज 1 साल की बात करूं तो भैया 12 महीने के लिए तो एक जैसी अमाउंट है ना, हर महीने इक्वल अमाउंट है। क्या लगता है, ऑर्डिनरी या ड्यू? ऑर्डिनरी एट द एंड ऑफ द पीरियड मिलती है, चाहे अब वो फैब के स्टार्ट में मिले, लेकिन होती जनवरी की है, फैब की नहीं होती। बात समझ आ गई है? तो आप अब आप लोग देखो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ भरी पड़ी है ऐसे एग्जाम्पल से। आप देखें, अगर आप लोग गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे ले लेते हो, बैंक के थ्रू लीज करवा देते हो, आपको पर मंथ इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती है, स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए करनी पड़ती है। एन्युइटी में टाइम ड्यूरेशन का स्पेसिफाइड होना बहुत जरूरी है कि आपको ये पता हो
कि आपने कितने रेंटल्स पे करने हैं या कितने अरसे तक रेंटल्स पे करने हैं, आपको इस बात का पता होना चाहिए। ऑलराइट। अच्छा, इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, वो चीजें बड़ी इजी होती थी। जीरो टाइम ड्यूरेशन की वैल्यू होती थी, फिफ्थ ईयर पे लेके चले जाते थे, फिफ्थ ईयर की होती थी, जीरो पर लेकर आ जाते, दरमियान में हमें कोई कंसर्न ही नहीं होता था, ना कोई और वैल्यू होती थी हमारे पास। लेकिन अब क्या है कि भाई प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है। अभी के लिए अगर आप देखें, प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है ना, पहले जब करते थे तो फ्यूचर वैल्यू की प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करते थे। एक ही फार्मूला होता था फ्यूचर वैल्यू का, प्रिंसिपल अमाउंट का, जो मिसिंग होता था उसको एक्सपोर्ट कर देते थे, फार्मूला चेंज करने की जरूरत नहीं होती थी। ऐसा ही है ना। लेकिन यहां पर देखो, अगर सपोज मैंने प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है, किसकी प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है? किसकी प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करूं? रेंटल्स की। फ्यूचर वैल्यू की तो नहीं ना, क्योंकि पता नहीं फ्यूचर वैल्यू क्या है। और अगर फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है तो किसकी? रेंटल्स की, प्रिंसिपल अमाउंट की नहीं। ये बात आप लोगों ने पिक कर ली होगी कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में फ्यूचर वैल्यू फाइंड करते थे प्रिंसिपल अमाउंट की, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करते थे फ्यूचर की वैल्यू की। लेकिन एन्युटी के अंदर प्रिंसिपल फाइंड करना है तो भी रेंटल्स की, फ्यूचर फाइंड करनी है तो भी। तो प्रिंसिपल और फ्यूचर के फार्मूला डिफरेंट डिफरेंट है, एक जैसे फार्मूलाज नहीं है। लेकिन इसमें एक कॉमन बात है कि भाई प्रिंसिपल फाइंड करना है तो डिस्काउंटिंग फैक्टर, प्रिंसिपल फाइंड करना है तो डिस्काउंटिंग, और फ्यूचर फाइंड करना है तो कंपाउंडिंग फैक्टर। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन फार्मूलाज क्या आएंगे अब इनकी वैल्यूज को फाइंड करने के लिए? प्रिंसिपल और फ्यूचर, एक तो आपके पास आपका अपना कन्वेंशनल मेथड है कि हर अमाउंट को अलग अलग लेकर चले जाओ, वैल्यू सेम आ जाएगी। लेकिन अब आपको ना ये वाला मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये उस टाइम पे ये मेथड अप्लाई करना जब वैल्यूज डिफरेंट हो या टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट हो, तब। लेकिन अगर टाइम भी सेम है और वैल्यू भी सेम है, तब ये वाला मेथड अप्लाई नहीं। तब आपके पास फार्मूलाज बनेंगे कुछ इस तरह से। फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुइटी, तो इसको एस नॉट से डिनोट करते हैं। एस स्टैंड फॉर वही फ्यूचर वैल्यू ही है, लेकिन साथ में मैंने ओ जो लिखा है ना, इसको पढ़ा जाता है नॉट, एनओडी। तो ओ से मुराद है ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू। ऑलराइट, इज इक्वल टू, अब यहां पर बेटा पी नहीं आना, यहां पर अब क्या आएगा? रेंटल्स। ऑलराइट। अच्छा, उसके बाद बताएं कौन सा फैक्टर अप्लाई करना चाहिए? कंपाउंडिंग फैक्टर। कंपाउंडिंग फैक्टर क्या होता है आपके पास? अच्छा अभी ना लिखे, मुझे कंप्लीट लिखने थे, फिर आप लोग लिखिएगा। अभी पहले चीजें समझ लें। फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट की नहीं, रेंटल्स की। रेंटल्स की फ्यूचर वैल्यू है तो कंपाउंडिंग फैक्टर, तो आपने कंपाउंडिंग फैक्टर लिखना है। क्या होता है? और ओवर रेस टू पावर टी मल्टीप्लाइड बाय एन। ऑल राइट। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना कह दूं, इसका तो ये होगा ना कि इसी एक रेंटल को मैं उठाकर फ्यूचर पे ला रहा हूं, ऐसे। हालांकि मेरे पास तो मल्टीपल रेंटल्स हैं, ऐसा ही है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें थोड़ा सा चेंज है कि -1 अपॉन और ओवर एम। तो एन्युटी के केस के अंदर आपका जो कंपाउंडिंग फैक्टर है ना, ये आर के बाद वाला है। उससे पहले जो कंपाउंडिंग फैक्टर लिखा था वो सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट का कंपाउंडिंग फैक्टर था, जबकि एन्युटी का कंपाउंडिंग फैक्टर ये जो मैंने ब्रैकेट्स में लिखा है ये है। ओके। अच्छा देखिए, पहले कंपाउंडिंग फैक्टर लिखना है, -1 डिवाइडेड बाय पीरियोडिक रेट। आर ओवर एम इज इक्वल टू पीरियोडिक रेट, तो पीरियोडिक रेट आपके पास फ्यूचर वैल्यू। बात क्लियर हो गई? अच्छा, इस चीज का ख्याल रखना है कि ऐसे ही आर ब्रैकेट स्टार्ट करके फिर फ्रैक्शन लगाएंगे पहले, फिर न्यूमिरेटर कंप्लीट लिखें, और फिर फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर में पीरियोडिक रेट आके लिखना है आप लोगों ने। क्लियर? और यहां पर हम लोग टी इंटू एम भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम इसको रिप्लेस कर दिया करते हैं एन के साथ।
n, और n हमारे पास क्या होता है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेंटल्स, मीन्स दैट कि मैं कितनी इंस्टॉलमेंट पे करने जा रहा हूं। एन से क्या मुराद है कि हमारी टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, टोटल नंबर ऑफ रेंटल्स मैं कितने पे करने जा रहा हूं। ये टाइम के इक्वल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अब एनुअल बेसिस पे है तो 5 साल में 5 रेंटल्स, लेकिन अगर सेमी एनुअल बेसिस पे हुआ तो 5 साल में 10 रेंटल्स, क्वार्टरली बेसिस पे हुआ तो 5 साल में 20 रेंटल्स, अब मंथली बेसिस पे हुआ तो 5 साल में 60 रेंटल, तो पावर वही आ जाएगी। अच्छा, ये सिर्फ कहने की बात है, हालांकि ये फाइंड वैसे ही होता है 3 ओके। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि एनुअल बेसिस पे है तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 5, सेमी एनुअल है तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्वार्टरली है तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, वही टी इंटू एम, मंथली है तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 12। ओके, सिर्फ फर्क ये डालने के लिए कि भाई ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कंपाउंडिंग फैक्टर नहीं है, एन्युटी वाला कंपाउंडिंग फैक्टर है, तो पावर एन लिख देते हैं। बात क्लियर हो गई। ये फ्यूचर वैल्यू को फाइंड करने का फार्मूला है, लेकिन कब, जब ऑर्डिनरी एन्युटी हो। तो जब हम लोगों ने इसकी प्रिंसिपल अमाउंट को फाइंड करना हो तो पी नॉट, क्या मतलब, प्रेजेंट वैल्यू या प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। क्या फ्यूचर वैल्यू की फाइंड करनी है, नहीं, रेंटल्स की। ऑलराइट, अच्छा, जब प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड की जाती है तो कंपाउंडिंग फैक्टर या डिस्काउंटिंग फैक्टर, और हमने एक बात पढ़ी थी कि कंपाउंडिंग फैक्टर ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एंड डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑलवेज लेस देन 1, ऐसा ही है ना। तो बेटा विच एवर इज ग्रेटर कम्स फर्स्ट। अब कंपाउंडिंग फैक्टर ग्रेटर था ना 1 से, तो पहले कंपाउंडिंग फैक्टर फिर 1, डिस्काउंटिंग फैक्टर में 1 ग्रेटर है, पहले डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं लिखना, पहले 1 माइनस डिस्काउंटिंग फैक्टर, 1 प्लस आर ओवर एम रेज टू पावर माइनस एम, डिस्काउंटिंग फैक्टर में नेगेटिव साइन, डिवाइडेड बाय आर ओवर। अब देखिए तकरीबन सेम सेम नहीं है फार्मूला। अच्छा, ये चीज ना हम लोगों ने कहीं और भी पढ़ी थी यार, कहा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सम का फार्मूला जब हम लोगों ने बनाया था, तो वहां पर भी हमने ऐसा ही कॉन्सेप्ट इसी तरह याद किया था कि आर ग्रेटर देन 1 है तो आर कम्स फर्स्ट, और अगर आर लेस देन 1 है तो 1 कम्स फर्स्ट। ऐसे ही था ना, यहां पर भी बिल्कुल वैसे ही, विच एवर इज ग्रेटर कम्स फर्स्ट। ऑलराइट, कोई इशू जहां तक। तो अब आप लोग बड़ी आसानी के साथ ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर और प्रिंसिपल अमाउंट को फाइंड कर सकते हो। तो इसके लिए मुझे करके दिखाओ, इसके लिए जी, इस ये जो सिचुएशन आपको फर्स्ट दी गई है, इसकी प्रिंसिपल और फ्यूचर वैल्यू आप लोगों ने मुझे बतानी है कि वो आंसर हमारे पास क्या आ रहे हैं। जी जल्दी से जरा कैलकुलेट कीजिएगा। अब जैसे ही आप लोगों ने अपने फार्मूलाज में ये वैल्यूज पुट की, तो ये देखें, सपोज अगर आपने प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी थी तो आप उसे बताते हैं सबसे पहले 2000, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद फ्रैक्शन। अब प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है तो फौरन ध्यान में आ जाए कि 1 माइनस, फिर ब्रैकेट, अब डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 प्लस 10% कंपाउंडिंग एनुअली रेज टू पावर -5। ऑल राइट, और यहां पर 10%, और ये ब्रैकेट ये फ्रैक्शन के बाद जाके लगानी है, -5 के बाद ब्रैकेट नहीं लगानी। ओके, इस बात का ख्याल रखा करो, अदरवाइज इसने एरर दे देना होता है। अब जैसे ही आपने ये सॉल्व किया, 7 5 8 2 कर दूंगा मैं इसको, ठीक है। ये इसकी प्रिंसिपल अमाउंट, द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी इज 7 5 8 2। अब हम इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करते हैं, एस नॉट इज इक्वल टू, अब फ्यूचर वैल्यू के लिए अगर आप लोग देखें तो तकरीबन सेम सेम आपके पास ये चीज आएगी, यहां पर -1, यहां से माइनस खत्म कर दें और
ये 2000 into 1 plus 10% power 5 minus 1 upon 10% is equal to 12210। ये बात सब बच्चों को समझ आ गई? अब देखें, अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, यहां पर जरा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को भी देखते जाओ। अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं 2,000 रुपए पर ईयर, 5 साल तक मैंने इन्वेस्टमेंट की, और एट द एंड ऑफ 5th ईयर मुझे अमाउंट मिल रही है 12210। मुझे कितना इंटरेस्ट अर्न किया है? मैंने कितना इंटरेस्ट अर्न किया है? 2210 रुपीज। क्यों? क्योंकि मैंने 10,000 पे किया हुआ था। ऑल राइट। अच्छा, इसी सिचुएशन को प्रिंसिपल अमाउंट पे सोचो कि मैंने लोन लिया 7582 का बैंक से। आज के दिन मैंने लोन लिया बैंक से 7582 का, और इसको पे करने के लिए मैं 2,000 रुपीज की इंस्टॉलमेंट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर पे कर रहा हूं। मैं कितना इंटरेस्ट पे कर रहा हूं? तो यहां पर देखें, तो मैंने 10,000 पे किया, लोन मैंने कितना लिया? 7582 का। तो 7582 और 10,000 के दरमियान डिफरेंस 2418, वो मेरे पास इंटरेस्ट की अमाउंट है। तो बेटा, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट क्या करते थे? फ्यूचर माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। यहां पर ऐसा नहीं करना। यहां पर आप लोगों ने फ्यूचर और प्रिंसिपल अमाउंट का कंपैरिजन नहीं करना। देखो, ये बात तो मैंने आपको बताई ही नहीं थी। आपने खुद मुझे इंटरेस्ट बताया है ना, और आप में से किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि 12210 लेस 7582। क्या कोई ऐसा था? आपने खुद मुझे कहा है कि सर इसका कंपैरिजन इसके साथ करो, इसका कंपैरिजन। यही हमारा फार्मूला है। मैथ्स में भी बिल्कुल ऐसा ही आप लोगों ने चलना है कि आपने फ्यूचर और प्रिंसिपल अमाउंट के दरमियान नहीं देखना डिफरेंस, क्योंकि या तो आपके पास फ्यूचर वैल्यू होगी या प्रिंसिपल अमाउंट होगी, दोनों एक साथ अब नहीं हो सकती। बात क्लियर हो गई? तो हमेशा इनका कंपैरिजन रेंटल्स के साथ। तो अगर मैं यहां पर आपसे कहूं कि इनकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट अमाउंट, तो आपके पास इसके दो फार्मूलाज बन रहे हैं। एक फार्मूला, अगर फ्यूचर वैल्यू गिवन हो तो इंटरेस्ट कैसे फाइंड करना है। दूसरा फार्मूला, अगर प्रिंसिपल अमाउंट गिवन हो तो इंटरेस्ट कैसे फाइंड करना है। रेंटल हर हाल में होंगे। ऑल राइट। तो अब हम लोग कैसे इसकी कैलकुलेशन करेंगे? भाई, इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए इज इक्वल टू, अगर आपके पास फ्यूचर वैल्यू है। अच्छा, अब मुझे आप बताएं, सपोज फ्यूचर वैल्यू के साथ चलते हैं कि मैंने 2,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स एनुअल बेसिस के ऊपर, और मेरे अकाउंट में एट द एंड ऑफ 5 इयर्स 12210 रुपीज मौजूद हैं। आपने इंटरेस्ट मुझे बताया, कैसे बताया? ये जो तमाम रेंटल्स को ऐड करके उनको माइनस किया किस में से? यार, यही फॉर्मूला है इसका कि देखें, फ्यूचर वैल्यू, देखो फ्यूचर वैल्यू पहले आएगी, फ्यूचर वैल्यू लेस, इन्होंने कहा कि तमाम रेंटल्स को ऐड किया। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मतलब मैं 2 + 2 + 2 + 2 और एंड पे जाके कहूं 10, क्या ऐसा है कि जैसे मैं 2 × 5 कर दूं? क्या ख्याल है? कोई फर्क पड़ेगा? ऐसा नहीं है, जैसे नंबर ऑफ रेंटल्स मल्टीप्लाइड बाय रेंटल्स की अमाउंट, सम हो जाएंगे सारे रेंटल्स। करना सम ही है, लेकिन रेंटल्स प्लस 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 नहीं करते रहने। नंबर ऑफ रेंटल्स मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट ऑफ रेंट। ओके, तो यहां पर हम लिख देंगे एन आर। N stand for number of rentals and R, capital R stand for amount of rent. All right, तो आपके पास आ जानी है इंटरेस्ट की वैल्यू।
तो यहां से अगर मैं इंटरेस्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करूं तो मैं कह सकता हूं द फ्यूचर वैल्यू इज 1210 लेस 5 into and answer is 2210। किसी को कोई इशू? अच्छा बेटा, बेसिकली क्या है, आपने देखना होता है मुझे क्या मिल रहा है और मैंने क्या पे किया, उनका डिफरेंस इंटरेस्ट बन जाता है। मुझे क्या मिल रहा है और मैंने क्या पे किया, उनका जो डिफरेंस होता है ना, वो इंटरेस्ट की अमाउंट होती है। अब यहां पर तो अभी वो कॉन्सेप्ट नहीं आया, लेकिन इन फ्यूचर आएगा कि भाई रेंटल्स के साथ साथ आप लोगों ने कुछ ना कुछ डाउन पेमेंट भी पे करनी होती है। तो यार वो भी तो आपकी अपनी अमाउंट होती है ना, और डाउन पेमेंट की वैल्यू रेंटल से कम ज्यादा इक्वल हो सकती है। इसको डाउन पेमेंट को हमेशा रेंटल से सेपरेट रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में डाउन पेमेंट आ जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि आप एक बाइक परचेज करने के लिए जाते हैं ना, तो या मोबाइल परचेज करने के लिए जाए, वो कहेंगे यार 10,000 रुपये अभी दो, लेकिन मंथली बेसिस पे 3-3 हजार रुपये देते रहना। तो वो जो 10,000 अभी दे रहे हो वो डाउन पेमेंट, भाई वो भी तो आपने पे किया है ना, तो आपने अपनी डाउन पेमेंट, ये कंप्लीट फार्मूला बन जाता है। इसे कहा जाता है एक्चुअल पेमेंट्स। तो मेरी एक्चुअल पेमेंट्स कितनी है भाई, जो मैंने रेंटल्स पे किए जितने अरसे के लिए, जितने मर्तबा पे किए वो, प्लस जो मैंने डाउन पेमेंट की, ये मेरी एक्चुअल पेमेंट्स है। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? लेकिन अगर आपके पास ये प्रिंसिपल अमाउंट मौजूद हो और मैंने इंटरेस्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करना हो, तो फिर एक्चुअल पेमेंट्स पहले आ जाएंगे और प्रिंसिपल अमाउंट बाद में आएगी। भाई जो वैल्यू ग्रेटर होगी वो पहले आएगी। तो फ्यूचर वैल्यू ग्रेटर होती है मेरी एक्चुअल पेमेंट से, तो फ्यूचर वैल्यू पहले, एक्चुअल पेमेंट्स बाद में। और प्रिंसिपल अमाउंट में प्रिंसिपल अमाउंट कम होती है मेरी एक्चुअल पेमेंट से। भाई लोन में कम अमाउंट का लूंगा लेकिन पे ज्यादा करूंगा, ऐसा ही है ना। तो फिर मेरी एक्चुअल पेमेंट्स पहले आएंगी। अगर देखें डाउन पेमेंट हो तो लेकर आना, ना हो तो मतलब जीरो, इग्नोर कर देना। फिर इसमें से माइनस कर देना प्रिंसिपल अमाउंट। अब चाहे ये ऑर्डिनरी हो चाहे ये ड्यू हो, इंटरेस्ट फाइंड करने के सेम फार्मूला है। ओके, यहां तक किसी को कोई इशू? तो यहां पे आपके पास हमारी एग्जांपल के मुताबिक क्या बन रहा है, इंटरेस्ट 5 into 2,000। अब मेरे पास डाउन पेमेंट नहीं है तो मैं नहीं लिखूंगा, माइनस, हमने प्रिंसिपल अमाउंट क्या फाइंड की थी, 7582 2418। यहां तक आई थिंक आप सब लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अब ये ऑर्डिनरी एन्युटी खत्म हो चुकी है, बस इतनी सी बात है इसमें। अब क्या है बेटा, इसमें भी अगर फार्मूलाज में जरा गौर करो ना, वही चार चीजें यूज हो रही हैं। पहले क्या होता था, प्रिंसिपल अमाउंट फ्यूचर वैल्यू, लेकिन अब ये नहीं। प्रिंसिपल अमाउंट, रेंटल्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम ड्यूरेशन, मतलब नंबर ऑफ रेंट। अब बेटा इन चारों में से कोई सी एक चीज मिस कर देगा, बाकी बता देगा। फार्मूला ना चेंज करना, मिसिंग चीज की जगह पे एक्स करना। इसी तरह फ्यूचर वैल्यू के लिए, फ्यूचर वैल्यू, रेंटल्स, नंबर ऑफ रेंटल्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर फ्यूचर वैल्यू के साथ कोई और चीज मिस कर देता है तो आप लोगों ने फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला यूज कर लेना है, मिसिंग चीज जो भी हो वहां पे एक्सपुट कर देना। ये बात क्लियर? किसी को कोई इशू जहां तक? अगर आप लोगों को ऑर्डिनरी एन्युटी सही से समझ आ गया है ना, तो एन्युटी ड्यू जरा भी मुश्किल नहीं। क्या ऑर्डिनरी एन्युटी के फार्मूलाज क्लियर हो गए हैं आप लोगों को? अच्छा भाई, एन्युटी ड्यू ने कहा कि भाई मेरे पास भी सेम वैसे ही आपने फ्यूचर वैल्यू भी फाइंड करनी है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, तो इसको एस और साथ में ना ओ की जगह पे अब हम डी कर देंगे। क्लियर? और प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ एन्युटी ड्यू, अब ये दो वैल्यूज फाइंड करनी है। बेटा ये ऑर्डिनरी एन्युटी के इक्वल नहीं होती,
इनमें फर्क आ जाता है काफी। लेकिन एन्युटी ड्यू ने कहा ऑर्डिनरी एन्युटी वाला फार्मूला एज इट इज उठा लो। मतलब अगर आप एसडी फाइंड करने जा रहे हो तो यहां पर आपने सेम ये वाला फार्मूला पिक कर लेना है जो आपने इससे पहले अप्लाई किया था ऑर्डिनरी एन्युटी के ऊपर। आर ओवर एम रेज टू पावर एन माइनस अपॉन। बताओ कोई मुश्किल चीज है? अच्छा अब इधर चलते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट के लिए भी इसने कहा सेम वही ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रिंसिपल अमाउंट वाला फार्मूला उठा लें। मतलब हमारे काम को ना काफी आसान कर दिया। 1 - 1 + R/m रेज टू पावर -n डिवाइडेड बाय। तो आप भी सोच रहे होंगे कि भाई डिफरेंस किस बात का है, तो अलग से पढ़ने का फायदा क्या होगा जब फार्मूला ही सेम अप्लाई करना था। ऐसा नहीं है, फार्मूला सेम अप्लाई किया तो क्या कोई डिफरेंस आएगा? हाँ, तो अब सिर्फ जो डिफरेंस आता है ना वो इस चीज का है, चाहे फ्यूचर वैल्यू है चाहे प्रिंसिपल अमाउंट है, एक कंपाउंडिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करवा देना है। अच्छा अब अगर इधर गौर करें ना, मैंने आपसे कहा है कि एक कंपाउंडिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करवा देना, चाहे फ्यूचर वैल्यू है चाहे प्रिंसिपल अमाउंट है। हालांकि प्रिंसिपल अमाउंट के साथ तो डिस्काउंटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई होता है, लेकिन यहां पर कंपाउंडिंग आएगा। ओके, जो चेंज आप फ्यूचर वैल्यू में लेकर आए हो वही चेंज आप लोगों ने प्रिंसिपल अमाउंट में लेकर आना है, सिर्फ एक कंपाउंडिंग फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ऑल राइट, तो आपके पास फ्यूचर वैल्यू मिल जाती है। अच्छा क्या अब आप लोग मुझे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू कैलकुलेट करके दे सकते हो? हाँ जी, जरा जल्दी से बताना मुझे, पहले प्रिंसिपल अमाउंट बताएं। प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ और दी एन्युटी ड्यू। जी, and the answer is 8340 and the future value is 13431। अच्छा अब यहां पर बेटा एक ट्विस्ट देखें। मोस्टली वैसे ऐसा होता रहता है कि आपको रेंटल्स बता दिए जाते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडिंग एनुअली बता दिया जाता है, टाइम पीरियड बता दिया जाता है और कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट बताओ या फ्यूचर वैल्यू बताओ, आप ये फार्मूला यूज कर लेंगे। लेकिन यहां पर ना एक छोटा सा आ जाता है ट्विस्ट कि क्या होता है एग्जाम में, मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी बता देता है। द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी इज 12210 at a rate of 10% compounding annually. Find future value of annuity due. अब कोई टाइम पीरियड नहीं होता, कोई नंबर ऑफ रेंटल्स नहीं होते, कोई अमाउंट ऑफ रेंटल्स नहीं होती, और आपसे कहता है फिर, तो ये सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन है। अब यहां पर अगर आप लोग देखें, हम इस फार्मूले को कुछ इस तरह से लिख सकते थे कि एस डी इज इक्वल टू, देखिए ये सारी ऑर्डिनरी एन्युटी ही तो है, एंड मल्टीप्लाइड बाय। तो अब आपके लिए ना ये बहुत इजी था कि आप यहां से फ्यूचर वैल्यू लेते ऑर्डिनरी एन्युटी की, और वो आ रही थी 12210 इंटू 1 + 10%, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 13431 फ्यूचर वैल्यू आपके पास आ गई। ऑल राइट, ये ऑल्टरनेटिव मेथड था। इसी तरह से प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी हो, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ annuity due is equal to principal amount of ordinary annuity into 1 + R/m। क्लियर? अब यहां पर बिल्कुल ऐसे ही प्रिंसिपल अमाउंट लें, ऑर्डिनरी प्रिंसिपल अमाउंट क्या थी, 7 into 1 + 10% is equal to 8340। All right,
कर लेंगे ना? शाबाश, गुड। अच्छा, इस टॉपिक में किसी को कोई इशू? अच्छा, यहां पर भी बेटा इंटरेस्ट फाइंड करने के फार्मूलाज यही हैं। ओके, ऑर्डिनरी और एन्युटी ड्यू दोनों के लिए इंटरेस्ट की अमाउंट को फाइंड करने के फार्मूला सेम है। फिर क्या है कि एस नॉट है तो नॉट आ जाएगा, अगर आपके पास एस डी है तो वो आ जाएगा, पी नॉट पी डी जो होगा वही आ जाएगा आपके पास। क्लियर? कोई इशू यहां तक? अच्छा, आप लोगों ने ना इस चैप्टर में से ऐसे समझ लें जैसे 50% चैप्टर कर लिया है। 50% चैप्टर में सिर्फ एन्युटी के कॉन्सेप्ट्स थे आप लोगों के पास। अब अगर आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए बैठेंगे तो इधर मेरी बुक में से स्टार्ट के कोई 40 क्वेश्चन तो आप लोग वैसे ही भगाते हुए ले जा सकते हैं कि उसमें रेंटल होगा तो फ्यूचर वैल्यू फाइंड करेंगे, फ्यूचर होंगे तो रेंटल्स फाइंड करने होंगे, और इस किस्म की बातें हैं। स्टार्ट के सारे क्वेश्चन इजी हैं, जो ना हो वो हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आप लोगों ने प्रैक्टिस के तौर पर इन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और 50 एमसीक्यूज तक आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 तक आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।